ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। सो हम आज आगे करेंगे परसेंटेज को। हमने जैसे कि मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया था कि हम किसी भी परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डेटा से कंपेयर करते हैं, क्योंकि पूरा पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस लगभग इसी पे हमारा वर्क करेगा। लाइक हम एक बार फिर से बताते हैं, जैसे लिखा है 33 होल 1/3% का हमें प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है इन द सेंस, मतलब पूरे क्वेश्चन का सेंस ये निकल के आ रहा है कि कुल मिला के उससे 33 होल 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है। तो एक्चुअली 33 होल 1/3 का मतलब पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, इसको एक बार डिटेल देख लेंगे। ये हो गया 1/3। आई होप ये समझ में आता है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे, ये चीज़ें आपको याद भी होनी चाहिए मैक्सिमम। हम बाय द वे एक बार वर्बली जरूर बताएंगे कि चीज़ कैसे आया। जैसे 33 होल 1/3 मतलब 33 3 99, 99 प्लस 1 100, 100/3% में नीचे 2 जीरो आ जाएगा, 100/300 दैट इज़ 1/3। तो एक्चुअली अगर इतने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ, इसी का फ्रैक्शन सेंस ये है, मतलब 1/3 प्रॉफिट हो रहा है। 1/3 प्रॉफिट हो रहा है मतलब 3 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अगर तो 3 रुपये का सामान खरीदा है तो उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कुल मिला के यही 3 का जो 1 है ना, यही 1 इसका 33 होल 1/3% है 3 का। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझ में आया कि जैसे लिखा है 33 होल 1/3 दैट कम्प्लीटली मीन्स 1/3। इसका मतलब ये हुआ कि 3 पे 1 प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जो क्वेश्चन में कहता है इतना परसेंट स्टेटमेंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ज़्यादा है, जो कहता है वो हमेशा नुमरेटर में होता है। मतलब 3 में से अगर कह दे इतना परसेंट ज़्यादा है उसकी एज, तो इसका मतलब 3 उसका है तो उससे 1 ज़्यादा है, जो कहता है वो ऊपर होता है। तो कुल मिला के यहाँ पे कह रहा है 33 होल 1/3% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 1 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन किस पे? 3 पे। मतलब 3 पे प्रॉफिट किस पे होता है हमेशा? जितने पे खरीदते हैं। भाई मैंने 3 रुपये का खरीदा तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 3 हो गया कॉस्ट प्राइस। मतलब कुल मिला के क्वेश्चन का सेंस ये था, हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसी से डेटा को कंपेयर कर देंगे। भाई वो कह देगा कि हमने सामान जो है 20 रुपये में बेचा, हमने सामान 20 रुपये में बेचा, तो मुझे बताओ कितने रुपए में ख़रीदा था। तो कुल मिला के 3 का ख़रीदा था, 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई बेचेंगे कितने का? 4 रुपये का। 3 का प्रॉफिट, 3 खरीदा था, 1 रुपये का बेच रहा है, तो बेचेंगे हम 4 यूनिट का। ये सब यूनिट है, ये अजम्पशन डेटा है ना, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है कि यदि 3 रुपये का कॉस्ट प्राइस है तब जाके 1 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर 30 रुपये का प्राइस होगा तो 10 रुपये प्रॉफिट होगा। उसी हिसाब से ये भी रहेगा। तो हमारे हिसाब से आया कि 4 यूनिट का वो बेचेगा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 यूनिट का नहीं, वो 20 रुपये का बेचेगा, तो 20 रुपये का बेचेगा। तो इसका मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 को उधर ले जाओ तो 20 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आई होप ये आपको अच्छे से आता होगा। 1 यूनिट इज इक्वल टू हो गया 5 रुपीज़। अब क्वेश्चन में जो भी पूछे अगर 1 यूनिट निकल के आ गया तो आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है आपने कितने का खरीदा था, कितने का खरीदा था। तो हमारे हिसाब से हमने खरीदा कितने का था? 3 यूनिट का। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपीज़, तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 5 इंटू 3। इसका मतलब हमने 15 रुपये का खरीदा था। तो कुल मिला के एक, अभी हम इतना लिख रहे हैं ना, ये सब लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप ये सब वर्बली कर सकते हो। हमें समझाना पड़ रहा है इसलिए हम ये चीज़ें सारी लिख रहे हैं। अब इसी से हम क्वेश्चन करते हैं। अपर्शन होगा एक्चुअली, यहाँ पे इसने मिसप्रिंटेड है अपर्शन, ठीक है ना। A person who spent 37 on 1/2 of his income is able to save ₹75 per month his monthly expenditure। तो एक्चुअली क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी जो है वो 37.5% बचाता है, अपनी इनकम का जो है मंथली इनकम का 37.5% बचाता है, बचत है। जबकि 37.5% ना बचाकर उसमें लिखा है, डेटा में लिख दिया गया है कि इज़ एबल टू सेव, नहीं 37.5% खर्चा करता है, सॉरी। एक आदमी अपनी इनकम का 37.5% खर्चा करता है और जबकि वो 75 रुपये बचाता है, तो बताओ उसका खर्चा कितना है, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमने कहा सबसे पहले इसको समझेंगे, पहले फ्रैक्शन से हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 37.5% का आई होप 3/8 हम सॉल्व कर लेते हैं। फिर भी 37.5% अगर देखो तो 37.5% यही होता है। यहाँ से थोड़ा लाइन से अलग हो जाता है जब आप इसे पूरा सॉल्व करोगे। आई होप आपको ये जल्दी होना चाहिए, याद होना चाहिए, अदरवाइज हम कर रहे हैं। 2 7 14 ना, कैरी 1 2 3 6 7 74 1 75 75/2 परसेंट हटाएंगे 200 हो गया। अब देखो 25 से काट दो इसे, 25 3 75, 25 8, तो एक्चुअली ये हो गया 3/8।
तो इसका मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन में कह रहा है, सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वो 37.5% बचाता है, खर्चा करता है, स्पेंड 3.5, इसका मतलब वो 3/8 खर्चा करता है। 3/8 खर्चा करने का मतलब ये हुआ दोस्त कि अगर उसकी इनकम 8 रुपये है तो 3 रुपये खर्चा करता है कि नहीं करता? 3/8 खर्चा करता है, मतलब 8 में से 3 खर्चा कर देता है। अगर 8 कमाएगा तो 3 खर्चा कर देगा, 8 यूनिट कमाएगा 3 खर्चा कर देगा, जबकि आगे लिखा है कि उसका जो बचत है वो 75 रुपये पर मंथ है। तो आप मुझे सिंपल सी बात बताओ, अगर 8 कमा रहा है और 3 वो खर्चा कर दे रहा है, तो मुझे बताओ बचाएगा कितना, उसकी सेविंग कितनी होगी? तो उसकी सेविंग होगी, 8 में से 3 खर्चा कर दो, उसकी सेविंग होगी 5। अरे हुआ कि नहीं हुआ? सेविंग 5 यूनिट हुआ ना, जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 5 नहीं बचाता है, बचाता है 75 रुपये। तो यही 5 यूनिट बराबर 75 रुपये। तो भाई 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 75/5। तो कितना आ गया? 15। 1 यूनिट बराबर 15 रुपये। अब आपसे पूछ क्या रहा है, देखो आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ हिज मंथली एक्सपेंडिचर, उसका एक्सपेंडिचर कितना है मंथली। तब सिंपल सी बात बताओ मुझे कि आपके हिसाब से उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है, जो आपने अज़म किया है उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है? 8 रुपये इनकम है, 13 रुपये खर्चा करता है और 5 यूनिट बचाता है, मतलब मंथली एक्सपेंडिचर 3 है। तो भाई 1 यूनिट बराबर 15, तो 3 यूनिट बराबर क्या होगा? 3 गुणे 15, 15 तियाँ 45 रुपये वो खर्चा करता है पर मंथ। आई होप क्लियर है। हम इतना जो लिख रहे हैं, आई होप ये एकदम क्लियर है ना। इतना हमें लिखने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। 37.5% का मतलब हो गया 3/8, मतलब 8 इनकम है तो 3 उसका खर्चा होता है, तो मतलब वो 5 बचाता है। तो अगर 5 बचाता है तो 5 ना बचा के 75 बचा रहा है, तो 5 से 75 कैसे निकल के आया? 15 से गुणा किया। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि उसका बताओ एक्सपेंडिचर कितना है महीने का, तो महीने का एक्सपेंडिचर हमने 3 माना है। तो जब इसमें 5 से 15 गुणा करने पे 75 आया, तो इसमें हर डेटा में 15 से गुणा करना पड़ेगा ओरिजिनल निकालने के लिए। तो 15 से इसमें गुणा करो, 15 3 45 रुपये वो खर्चा करता है। अगर इसमें पूछता पर मंथली इनकम कितनी है तब, तो 1 यूनिट बराबर 15 आया था, तो इनकम 8 था, तो 15 8 यहाँ पे करते। ठीक है ना। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में कह रहा है अ पर्सन हु स्पेंड, इसको आप करो, ठीक है ना। अ पर्सन हु स्पेंड 66 होल 1/63%, ठीक ना, ऑफ हिज इनकम एंड एबल टू सेव। क्वेश्चन एकदम सेम है, बस डेटा चेंज हो गया है। तो सिंपल सी बात ये बताओ, पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे 66 2/3 कितना आएगा? देखो 3 6 18, 3 6 18 2 20, ये है 3 6 18, 3 6 18 19, 198 2 200। तो एक्चुअली हुआ 200/300, तो आया 2/3। तो आप मुझे बताओ सिंपल, मतलब कुल मिला के हमने लिख दिया 66 से 2/3% को 2/3। अब कह रहा है कि खर्चा करता है 2/3 खर्चा करता है, मतलब अगर 3 रुपये उसकी इनकम है तो उसने 2 रुपये खर्चा करना है। तब बताओ 3 में से अगर 2 खर्चा कर देगा तो बचाएगा कितना? 1 रुपये, 1 यूनिट। अरे बचाएगा कि नहीं बचाएगा? जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 यूनिट नहीं बचाता, बचाता 1200 रुपये है। तो यही 1 यूनिट बराबर 1200 रुपये है। तो जब 1 यूनिट बराबर 1200 हो गया तो कह रहे हैं मंथली इनकम बताओ। और मंथली इनकम हमारे हिसाब से कितना रुपये, कितना यूनिट था? 3 यूनिट। 1 यूनिट बराबर 1200, तो भाई 3 यूनिट बराबर 3 गुणे 1200, 12 3 3600। तो इसका मतलब 3600 रुपये वो जाके उसकी इनकम है पर मंथ। आई होप ये क्लियर है। आप इसी क्वेश्चन पे सॉल्व कर दोगे डियर। अगर आपके पेपर पे क्वेश्चन आ रहा है तब ये सब कुछ नहीं लिखने की जरूरत, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे सॉल्व कर दोगे। इसका मतलब हो गया 2/3, 3 में से 2 बचाते हैं, मतलब 1 खर्चा करता है, 1 बराबर 1200, और हमें इनकम पूछ रहा है, इनकम 3 नहीं बढ़ती है 3600, यहीं पे 3600 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सब लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी हमें समझाना पड़ता है तो हमें पूरा डिटेल लिखना पड़ता है। डिटेल क्या मतलब मैक्सिमम लिखना पड़ जाता है, इसलिए हम एक बार सॉल्व करके डिटेल उसका शॉर्ट भी बता देते हैं जल्दी से स्पीड में, क्योंकि पढ़ाते समय में स्पीड नहीं दे सकते। स्पीड तो आपको प्रैक्टिस ही आएगी, हम उसका तरीका बता सकते हैं बस। राहुल इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल इज 16 ईयर यंगर देन श्याम। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझ रहा है। राहुल इज 16 ईयर यंगर देन श्याम, राहुल्स एज इज 37 होल 1/2 ऑफ द सम ऑफ हिज एंड श्याम्स एज, व्हाट विल बी द श्याम्स एज ऑफ 5 ईयर हैंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राहुल की उम्र है वो श्याम की उम्र से 16 साल छोटा है। राहुल है भाई और श्याम है,
राहुल की उम्र श्याम की उम्र से 16 साल छोटा है। राहुल की जो उम्र है वो 37.5% है राहुल और श्याम की उम्र के जोड़ का। राहुल और श्याम का जो कुल उम्र है उसका 37.5% केवल राहुल की उम्र है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो भाई 37.5% का मतलब क्या हुआ? 37.5% में 3/, फिर भी हम सॉल्व करते हैं। 37.5% का मतलब क्या हुआ? देखो यहीं पे कर लेते हैं ना। 214, 2 3 6 1 7, 74 1 75, 75/200। और यही तो है 3/8 क्या है ना, 75/, हमने पीछे सॉल्व किया था इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, 75/200। तो कितना है? 25 3 75, 25 8 3/8, ठीक है ना। तो कुल मिला के 37.5% को हम लिख सकते हैं 3/8। अब इसको थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि राहुल की जो उम्र है वो राहुल और श्याम की उम्र का इतना है। तो मैंने कहा जो क्वेश्चन में कह रहा है ऊपर राहुल की उम्र इतना % है, मतलब राहुल की उम्र ये है। राहुल की उम्र क्या है? ये है। और यही कह रहा है राहुल की उम्र जो है राहुल और श्याम की उम्र के जोड़ का 3/8 है % को जिसमें करें। तो राहुल की उम्र ये हो गई। और ये क्या हुआ जिस पे हम निकाल रहे हैं, इस पे किस पे निकाल रहे हैं भाई? राहुल की उम्र राहुल और श्याम की उम्र के जोड़ का है, मतलब नीचे वाला जो है वो राहुल और श्याम की उम्र का योग है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? राहुल की उम्र राहुल और श्याम के उम्र के जोड़ का, यही तो है 3/8 ना। मतलब राहुल और श्याम की उम्र अगर 8 है तो उसमें से राहुल अकेले 3 साल का है। अब सिंपल सी आप मुझे बात बता दो इस अजम्पशन से कि राहुल की उम्र क्या है? 3 यूनिट। अरे 3 यूनिट है ना। और राहुल और श्याम की उम्र मिलाकर कितना है भाई? 8 यूनिट। अब मुझे बताओ राहुल और श्याम की दोनों को मिलाकर उम्र 8 साल है, जिसमें से राहुल अकेले 3 साल का है, तो श्याम कितने साल का होगा भाई? सिंपल सी बात बताओ, राहुल और श्याम 8 साल का है, राहुल 3 साल का है, तो श्याम कितना होगा? 8 में से 3 गए, 5 साल का होगा, 5 यूनिट का होगा। राहुल की उम्र 3 साल, राहुल और श्याम की उम्र 8 साल, तो केवल श्याम की उम्र क्या होगा? 8 में से 3 हटा दो, 5 साल। जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब ये समझ में आ गया। अब हम डेटा देखते हैं, डेटा कहाँ से कंपेयर होगा। यहाँ से देखो, राहुल जो है वो श्याम से 16 साल छोटा है। इसके हिसाब से जो रियल डेटा है, राहुल की उम्र श्याम की उम्र से 16 साल छोटा है। जबकि हमने जो एज्यूम किया उसके हिसाब से देखो, राहुल की उम्र और श्याम की उम्र कितना साल छोटा है? राहुल 2 यूनिट। अरे है कि नहीं है? राहुल श्याम से 2 यूनिट छोटा है कि नहीं? राहुल ये है, श्याम ये है, 2 यूनिट छोटा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 यूनिट नहीं, 16 साल छोटा है। तो 2 यूनिट बराबर 16 साल, तो भाई 1 यूनिट बराबर क्या होगा? 8 साल। अरे होगा कि नहीं होगा? 2 यूनिट बराबर 16 साल, तो 1 यूनिट बराबर 8 साल। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम की उम्र बताओ, लेकिन आज नहीं 5 साल बाद बताओ कितना होगा। तो भाई 1 यूनिट बराबर 8, तो श्याम का पूछ रहा है, श्याम आज 5 यूनिट का है, तो आज अगर 5 यूनिट का है तो 1 यूनिट बराबर 5, तो 5 यूनिट बराबर क्या होगा भाई? 8 गुणे 5, मतलब 8 पंचे 40 साल। अब सिंपल सी बात बता दो, क्या श्याम की उम्र ये है? हाँ, ये आज श्याम की उम्र है 40 साल। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 5 साल बाद बताओ, तो ऑप्शन में पक्का 40 होगा, तो इसलिए इसको मिस नहीं करना। 5 साल बाद अगर हम देखें, 5 साल बाद श्याम की उम्र देखें तो आज 40 साल का है, तो 5 साल बाद हो जाएगा 45 साल का। तो श्याम रियल में जो है 45 साल का 5 साल बाद होगा, जो कि आज। आई होप ये क्लियर है। तो देखो हम इसमें इतना लिख रहे हैं पूरा भर गया, अदरवाइज क्वेश्चन का सीधा सा मतलब था, इसका मतलब 3/8 है ना। तो राहुल और श्याम 3, यही राहुल की उम्र श्याम और राहुल की उम्र के योग का 3 है, मतलब ये राहुल और श्याम दोनों हैं और ये राहुल है। तो सिंपल सी बात है, अगर इसमें श्याम निकालो तो 8 में से 3 गए 5, और यही 5 जो है ये 5 हो गया। इसमें एक डेटा ना देकर कह रहा है राहुल श्याम से 16 साल छोटा है, तो राहुल 3 साल का है और श्याम जो है 5 साल का है, तो कितना छोटा है यहाँ? 2 साल। तो यही 2 यूनिट बराबर हो गया 16, तो 1 यूनिट बराबर हो गया 8, 1 यूनिट बराबर 8 हो गया। तब कह रहा है श्याम की उम्र बताओ, तो श्याम 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट बराबर 8, तो 5 यूनिट बराबर 40, और 5 साल बाद होगा 45। ये सारे डेटा आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सब वर्बली सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें डेटा 8 3 5 ऐसे ही है। बशर्ते एक कैलकुलेशन आप शुरू में हो जाए, बस इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो ये आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया ना, तो इसका जोड़ घटाव केवल 10 तक ही रह जाता है केवल, ठीक है ना, डेसिमल में ही रह जाता है। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारा होगा 9th। ये क्वेश्चन थोड़ा समझना पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले इसकी मतलब
एक सेटअप जो स्टोरी है इसको समझो। कह रहा है एक ट्रेन में, उस क्वेश्चन को नहीं देखना, पहले यहाँ पे समझना है। ये एक ट्रेन है, ठीक है ना, ध्यान समझना। एक ट्रेन में एक डिब्बे में जितने सीट हैं उतने उसमें डिब्बे हैं। एक ट्रेन में, एक ट्रेन के एक डिब्बे में जितने सीट हैं उतने ही डिब्बे हैं। मान के चलो एक डिब्बे में कुल मिला के 5 सीट है। एक डिब्बे में कुल मिला के कितनी सीट है? 5 सीट है। तो मतलब 5 डिब्बे भी होने चाहिए। 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ये समझ में आया? एक ट्रेन के एक डिब्बे में जितने सीट हैं उतने डिब्बे हैं। भाई एक ट्रेन के एक डिब्बे में अगर हमें सीट पता चल जाए, सीट 5 है, मतलब 5 डिब्बे हैं, तो कुल सीट कितने होंगे? 5 डिब्बे इसमें हैं, सॉरी 5 सीट इसमें है, 5 सीट इसमें है, 5 सीट इसमें, 5 5, तो कितना हो गया भाई? 5 10 15 20 25, 25 सीट हो गया कि नहीं हो गया? ये समझ में आया कि नहीं हमारी बात? तो कुल मिला के ये चीज़ आपको समझ में आया कि अगर हम क्वेश्चन में एकदम सिंपल सी बात कहें कि एक ट्रेन के एक डिब्बे में जितने सीट हैं उतने उसमें डिब्बे हैं, और एक डिब्बे में 5 सीट है, तो कुल कितने सीट हुए? इसमें 5 हैं, ऐसे 5 डिब्बे भी होंगे, तो 25 सीट हो जाएंगे। हो जाएगा नहीं? 5 5 से 25 सीट हो जाएंगे टोटल। इसका मतलब ये क्लियर है कि अगर हमें सीट पता चल जाए तो हम कुल सीट भी निकाल सकते हैं और कुल डिब्बों की संख्या भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जितने सीट हैं उतने ही डिब्बे हैं और हर डिब्बे में उतने ही सीट हैं। मतलब अगर इसमें 5 हैं, ऐसे 5 डिब्बे होंगे, तो ऐसे कुल मिला के 25 सीट हो गए। आई होप ये क्लियर है आपको। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है, इसमें डेटा को देखो। इन अ ट्रेन देयर आर सो मेनी वैगन्स एज देयर आर नंबर ऑफ सीट्स इन ईच वैगन। इफ वन ऑफ द वैगन्स कैरिंग 16% टू फिल्ड विद इतना ऑफ इट्स कैपेसिटी, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर। सिंपल सा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिब्बा है, ठीक है ना, एक ट्रेन है, उसमें उतने ही, एक डिब्बे में जितनी सीट है उतने उसके वैगन, मतलब उतने उसमें बॉक्स हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है उतने डिब्बे हैं। इन वन ऑफ द वैगन्स कैरिंग 16%, एक डिब्बे में 16 सीट है। इसमें कितने सीट है? 16 सीट। अगर इतने कहता तो क्वेश्चन क्लियर हो जाता। अगर इसमें 16 सीट है मतलब 16 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 16 सीट है, तो कुल कितने पैसेंजर हो जाते? 16 गुणे 16 हमारा हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कहा है, कहा एक डिब्बे में 16 सीट हैं जबकि इस फील्ड विद इतना ऑफ इट, 16 सीट हैं। देखो, इन वन ऑफ द वैगन्स कैरिंग 16%, सॉरी 16, एक डिब्बे में 16 आदमी हैं जबकि कुल सीट का इतना परसेंट है। भाई कुल सीट नहीं दिया, ये 16 आदमी हैं, लेकिन ये बात अब तुमने क्लियर कर दिया कि 16 आदमी जो है ना वो कुल सीट का इतने परसेंट हैं। तो भाई इसका पहले बताओ, इस परसेंट का 57 सही 1/7 का मतलब क्या हुआ? 47 4, अरे यही हुआ ना, 57 सही 1/7%, 57 ना, 25 35 39 ही हो गया, 4/7 आएगा, ठीक है ना। इसको हल करके देखो, 4/7 आएगा। तो कुल मिला के ये देखो, यहाँ पे ध्यान से समझना। तो अगर ये 4/7 आया, ये हो गया 4/7। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कह रहा है कि एक डिब्बे में 16 आदमी हैं जो कुल सीट का इतना परसेंट है। मतलब अगर कुल सीट 7 है, अगर टोटल सीट 7 है तो उसमें से 4 ही आदमी बैठे हैं। तो कितने आदमी बैठे हैं? 4 आदमी बैठे हैं। अरे यही 57 से 1/7 बैठे हैं, मतलब कुल सीट अगर 7 है तो 4 ही आदमी बैठे हैं। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 4 आदमी नहीं बैठे हैं भाई, 16 आदमी बैठे हैं। तो यही 4 यूनिट बराबर हो गया हमारा, 4 यूनिट बराबर 16। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो गया? 4। तो मुझे बताओ कुल सीट 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट बराबर क्या हो गया? 7 × 4 मतलब 7 28। अब इसका मतलब समझ में आ गया कि कुल सीट कितने हैं उसमें? 28 सीट, जबकि बैठे 16 थे। तो इसमें कुल सीट ना देकर बस इतना दिया कितने बैठे थे, लेकिन साथ में ये दे दिया कि जो 16 बैठे हैं ना वो कुल सीट का 4/7 है। तो हमने भाई 4 ही बैठे हैं, तो 4 = 16, 7 = 28। मतलब ये क्लियर हो गया दोस्त कि एक डिब्बे में 28 सीट हैं। अब मुझे बताओ, अगर एक डिब्बे में 28 सीट हैं तो ऐसे कितने डिब्बे होंगे? मैंने बताया जितने सीट हैं उतने डिब्बे हैं। 28 सीट है तो 28 डिब्बे होंगे, और 28 की 28 डिब्बे में 28 आदमी होंगे। मतलब एक डिब्बे में 28 आदमी
तो ऐसे 28 डिब्बे में कितने आदमी, तो पूरे ट्रेन में इतने आदमी होंगे कि नहीं। और यही कहा है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर, कि पूरे ट्रेन में कितना पैसेंजर बैठ सकता है, कितने बैठे हैं वो नहीं, कितना बैठ सकता है। तो मतलब एक डिब्बे में 28 बैठ सकते हैं, ऐसे 28 डिब्बे में कितने बैठ सकते हैं, 28 गुणे 28। आपको 2 अंक का गुणा आना चाहिए इसमें, ऐसा नहीं कि आप ऐसे पूरा लाइन लाइन खींच के बच्चों की तरह करने लगो। 28 गुणे 28 का मतलब यही होता है ना। तो आपको ये आई थिंक मैं तो वैदिक मैथ से ही करता हूँ, आप जैसे भी करते हो, बट इसका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए, या मैक्सिमम बच्चों को तो याद भी होता है 2 डिजिट के स्क्वायर। तो 8 8 64, कैरी 6 हो गया, 8 2 16, 8 2 16, ठीक है ना। और इन दोनों को गुणा करके डबल करते हैं, 8 2 16, 16 2 32, 32 6 38, कैरी 3 हो गया, 2 2 4, 4 3 7। तो कुल मिला के यहाँ पे ये समझ में आया कि 28 गुणे 28 हो गया 784। इसका मतलब ये हो गया दोस्त कि कुल ट्रेन में 784 सीट हैं, मतलब 784 आदमी बैठ सकते हैं। आई होप ये क्लियर है। एक बार फिर से देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल 16 आदमी हैं। ये जो 16 आदमी हैं वो एक डिब्बे में 16 आदमी हैं, वो डिब्बों की सीटों का इतना परसेंट ही है केवल। और 57 सही 1/7 का मतलब हमारा कितना आया था दोस्त, 3/7 आया था ना, 4/7 आया था। अरे यही आया था ना, ये देखो 4/7 ही आया था, ठीक है ना। तो कुल मिला के 57 से ये 4/7 है, मतलब अगर 7 सीट हैं, टोटल सीट 7 हैं, तो उसमें से 4 आदमी बैठे हैं बस। और 4 आदमी बैठे हैं, जबकि क्वेश्चन में क्या है 4 आदमी नहीं 16 आदमी बैठे हैं। तो भाई ये 4 से 16 कैसे बना होगा, 4 से गुणा करके, तो इसमें भी 4 से गुणा कर दो, 7 चौक 28, मतलब एक डिब्बे में 28 आदमी बैठ सकते हैं। ऐसे 28 डिब्बे होंगे, क्यों, क्योंकि जितनी सीट हैं उतने डिब्बे भी हैं। तो कुल आदमी कितने बैठ सकते हैं, 28 गुणे 28। सॉल्व करके आंसर हो गया, आई होप क्लियर है, ठीक है ना। तो ऐसा नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये फिक्स आता है इसी पैटर्न पे। अब इसमें थोड़ा 2 डेटा हो गए, ठीक है ना, है वही इन अ ट्रेन। आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर है। एक ट्रेन में एक डिब्बे में 15 आदमी बैठे हैं, जो कुल सीटों की क्षमता का इतना परसेंट है। तो भाई 71 सही 3/7% का मतलब क्या हुआ, देखो 7 1 9 7, 7 49 प्लस 3/7, तो 797 हो गया, 500/7% है ना, तो 700 हो गया। तो इसका मतलब हो गया 5/7। तो कुल मिला के हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब हो गया 5/7। इसका मतलब क्या हो गया, कुल मिला के 5/7। मतलब अगर उसकी कैपेसिटी 7 की है, उसकी कैपेसिटी मतलब टोटल सीट अगर जो है 7 है, तो उसमें 5 ही बैठे हैं, 5 ही बैठे हैं ना, इतने पर्सन बैठे हैं। तो जबकि इसमें इतने पर्सन नहीं 15 बैठे हैं, तो ये 5 यूनिट बराबर हो गया, 5 यूनिट बराबर हमारा हो गया, 5 यूनिट बराबर हमारा हो गया 15 आदमी बैठे हैं। तो भाई 1 यूनिट बराबर क्या होगा, 3 आदमी बैठे हैं। अब कुल हमारा 7 कैपेसिटी है, तो 7 यूनिट बराबर हो गया 7 21 आदमी, मतलब एक डिब्बे में 21 आदमी बैठ सकता है। आई होप ये आपको क्लियर है। अब देखो एक डिब्बे में 21 आदमी बैठ सकता है, ऐसे भाई कितने डिब्बे होंगे, 21 डिब्बे होंगे, तो कुल इतने आदमी ट्रेन में बैठ सकते हैं। अगर कुल कैपेसिटी पूछता तो हमारा आंसर ये हो जाता, जबकि कुल नहीं पूछा है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर दैट कैन अकोमोडेट इफ इट हैज़ मिनिमम इतना सीट्स आर वैकेंट। क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल कितने आदमी बैठ सकते हैं बताओ, लेकिन उसमें से आपको इतना खाली रखना पड़ेगा, इतना खाली करके रखो, मतलब इतने खाली रखो पूरे नहीं बैठे। अब मुझे बताओ ये टोटल पर्सन कितने हो गए जो बैठ सकते हैं, टोटल बैठ सकते हैं 21 गुणे 21। अरे यही बैठ सकते हैं कि नहीं बैठे, जबकि कह रहा है इतना हमें खाली रखना है। अब इस डेटा को अलग से कंपेयर करो, 33 सही 1/3 का मतलब हो गया 1/3। अच्छा 1/3 का मतलब अगर कुल सीट 3 है तो उसमें से एक खाली रखना है। देखो इट हैज़ मिनिमम इतना सीट्स ऑलवेज वैकेंट, एक खाली रखना है। एक क्या रखना है, खाली रखना है। टोटल सीट अगर 3 होगा तो एक खाली रखना है। तो मुझे बताओ भरना कितना है फिर 2, 3 में से एक खाली कर दो, 2 ही भरना है ना। जबकि लिखा है डियर कुल सीट या कुल आदमी 21 गुणे 21, और यहाँ 3 है, तो 3 बराबर 21 गुणे 21, यही होगा ना। तो एक बराबर क्या होगा 21 गुणे 21/3। और पूछा है कि हमें कितने भर सकते हैं, मतलब 3 में से एक खाली है, 2 भर सकते हैं। तो 1 बराबर इतना तो 2 बराबर इतना, इसी को सॉल्व करो, 3 7 21, तो कुल मिला के कितना आ गया गुणे 2। अब इसे हल कर लो, कितना आया 214, 2 चौक 8 1 9, 2 1 9 2,
मतलब 294 आदमी उसमें बैठे हैं और इस 294 आदमी बैठने के बाद उसमें इतनी सीट खाली है, 33/1/3। इसको एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि 71 सही 3/7 आदमी की क्षमता है, कैपेसिटी, सॉरी, इतने बैठे हैं, 15 आदमी बैठे थे। 71 सही इसे ये कुल मिला के आपको यहाँ पे देखो तो 71 सही 3/7 का मतलब 5/7, मतलब 7 की अगर क्षमता है तो उसमें 5 लोग बैठे हैं, 5 लोग बैठे हैं, जबकि क्वेश्चन में 5 नहीं बैठे हैं, 15 बैठे हैं। तो 5 अगर 15 देखो तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ा है, तो इसमें भी 3 से गुणा कर दो तो आ गया 21, मतलब एक डिब्बे में 21 आदमी की क्षमता है, तो ऐसे 21 डिब्बे होंगे। तो टोटल क्षमता कितनी हो गई भाई, टोटल कैपेसिटी हो गई 21 × 21, जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा है टोटल क्षमता का 33 सही 1/3% खाली रखो। 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, मतलब 3 में से 1 खाली रखो तो भरो कितना, 2। हमें बताना है कि 3 में से 1 खाली है तो भरना 2 को है ना, तो पूछा हुआ कि कितने आदमी बैठ सकते हैं, मतलब 2 आदमी भरे हैं, 2 आदमी भरे हैं 3 में से ना। अब समझ में आया कि नहीं आया, तो इसी को सॉल्व करके तो यही आएगा ना। तो कितना है, 294 आदमी से भरे हैं। तो ये सब डेटा थोड़ा सा मतलब आपको एक बार परसेंट कंपेयर करना समझ में आ गया, बस ये सब कुछ नहीं है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है कि 14 होल 2/7 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स डिक्रीज्ड बट द डेली सेल्स ऑफ द आइटम इज इंक्रीज्ड बाय इतना %, एज रिजल्ट हाउ मच % चेंज इन। ये सिंपल सा है एकदम। देखो क्वेश्चन में कह रहा है 14 से 2/7 मतलब 1/7 आपको याद होना चाहिए, आई थिंक 14 से 98 तो 100/7 1/7 ही होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉस्ट जो है वो इतना कम हो गया, किसी सामान का जो दाम है वो इतना कम हो गया। कम होने का मतलब ये था कि जो ओरिजिनल कॉस्ट था वो 7 यूनिट था, उसमें से 1 कम हो गया, तो जो अभी का कॉस्ट हुआ वो हो गया 6 यूनिट। अरे हुआ कि नहीं, ये कॉस्ट है। अरे सिंपल सी बात बताओ, 14 से 2/7 का मतलब 1/7, मतलब पहले दाम 7 था तो आज 1 कम हो गया है, 1 कम होने का मतलब 6 हो गया। पहले दाम 7 था तो आज 1 कम हो गया है। जिसके अब मुझे बताओ, अगर दाम कम होगा सामान ज़्यादा खरीदा जाएगा, अगर उसी रेशियो से देखा जाए तो अगर किसी सामान का दाम कम होगा तो ऑब्वियस बात है कि सामान ज़्यादा खरीदा जाएगा। कह रहे एक आदमी ने जब देखा कि दाम कम हो गया तो उसने क्या कर दिया कि सामान ज़्यादा, मतलब कुल मिला के जब दाम कम किया तो उसका सामान ज़्यादा बिकने लगा। अब सामान किस हिसाब से बिक रहा है, इतना % ज़्यादा बिक रहा है। देखो जब कॉस्ट इज डिक्रीज्ड बाय इतना %, द सेल्स ऑफ द आइटम इंक्रीज्ड बाय इतना %। तो 33 से 1/3 का मतलब 1/3, मतलब पहले जो है 3 चीज़ बिकती थी तो आज एक उससे ज़्यादा 4 चीज़ बिक रही है। ये समझ में आया कि नहीं। ये क्या है, ये आइटम है जो बिक रही है। अब पहले 3 बिकती थी और आज 4 बिक रही है। ये समझ में आया कि नहीं। दाम पहले 7 था अब 6 हो गया, इसी हिसाब से उसकी बिक्री बढ़ गई। पहले 3 बेचता था तो आज वो 4 सामान बेच रहा है। अब एक बात बताओ, पहले एक आदमी को खरीदने में कितना खर्च आता था, 7 रुपये दाम से 3 सामान खरीदेगा तो उसका खर्चा आएगा 21 रुपये। अब क्या है, दाम कम हो गया 6 रुपये, लेकिन उसकी खरीदारी बढ़ गई, मतलब 6 रुपये का सामान ऐसे 4 सामान खरीदेगा। एक सामान 6 रुपये का है तो 4 सामान खरीदेगा तो 24 रुपये। क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मच % चेंजेस इन डेली सेल्स, कितने उसके सेल में चेंज आ रहा है, कितने उसकी बिक्री में परिवर्तन आ रहा है। तो भाई पहले 21 रुपये का बेचता था कुल सामान, अब 24 रुपये का बेच रहा है। तब सिंपल सी बात मुझे बता दो, बस इतनी सी बात, कि अगर पहले 21 रुपये का बेचता था पूरा सामान और दाम कम करने के बाद अब 24 रुपये का बेच रहा है तो उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हुई कि नहीं। भाई कितनी बढ़ोतरी हुई है, 3 यूनिट बढ़ोतरी हुई है। परसेंट पूछ रहा है, 3 यूनिट बढ़ोतरी हुई है किस पे, 21 पे ना, 21 से 24 हुआ है तो 3 यूनिट बढ़ोतरी हुई है 21 पे, तो 3/21 का मतलब हो गया 1/7। और भाई कह रहा है कितना % चेंज हुआ है, तो 1/7 को ही तो आप लिख सकते हो 14 सही 2/7% बढ़ोतरी उसकी बिक्री में हुई। ये आंसर हो गया। ये समझ में आया। 1/7 को जब % में चेंज करेंगे, % में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं। अरे यही है ना,
और 100/7 का मतलब ये 14 से 2/7 आपको याद होना चाहिए उसे फ्रैक्शन। आई होप ये क्लियर है। सो नेक्स्ट स्लाइड आपको अभी हम बताते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। परसेंटेज को कुल मिला के आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, फ्रैक्शन से कंपेयर करना आना चाहिए, बस दैट्स ऑल। अगर फ्रैक्शन से आपको कंपेयर करना आ गया तो परसेंटेज का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो आपको सॉल्व नहीं होगा। एवरी क्वेश्चन इज एज इजी एज यू कैन ऐड इन डेसिमल, ठीक है ना। सब कुछ देखो, चाहे जितना बड़ा डेटा हो ये डेसिमल में चेंज होता है, बस उसका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और उसी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में इतने क्वेश्चंस बता रहे हैं, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है हम आपको बता ही रहे हैं साथ में। आई होप ये क्लियर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लाइड इज बीइंग पेन्ड।